आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मर्म चिकित्सा के आज के हमारे इस वर्कशॉप में। अ, आप लोगों में से कल कौन कौन अवेलेबल नहीं था या आज पहला दिन है? अगर आप फर्स्ट डे अटेंड कर रहे हैं तो वन लिखिए ताकि पता चले कि कल किसने अटेंड नहीं किया है, तो हम थोड़ा रिवीजन करके आगे बढ़े। ओके, रविंद्र जी पहली बार अटेंड। जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया है और आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं। और कोई है? रविंद्र जी आप कहाँ से है? योर लोकेशन? AMG। ओके, प्रताप नगर सहारनपुर से है रविंद्र जी। और AMG आप कहाँ से? एम का फुल फॉर्म बताएंगे, आपका नाम? मैं मैं भी नहीं। हाँ जी। कल मैं भी नहीं थी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ताकि जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया है उन लोग को भी थोड़ी जानकारी मिले और जिन्होंने अटेंड किया है उनका रिवीजन हो जाए, और उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सो ऑल आर रेडी टू गो? ओके, मुंबई से है। आज जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं उसमें से किसी ने कर्म चिकित्सा के बारे में कुछ सुना है? नाम पता है किसी को? कभी उसके बारे में कुछ सुना है या जानकारी है? आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको पता है तो यस लिखिए। ओके, रविंद्र जी को पता है। मर्म चिकित्सा ये भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। ओके, सुना है। गुड। कई सारे लोगों ने इसके बारे में सुना है, अच्छी बात है। हो सकता है ज्यादा जानकारी ना हो या डिटेल में पता ना हो, क्योंकि मर्म चिकित्सा जब से ऑनलाइन सेशन शुरू हुए हैं तब से ज्यादा सुनने में आ रहा है। उसके पहले ज्यादा लोगों को पता नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये जो पुरानी पद्धतियां थी ये सारी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार चलती थी। तो गुरुकुल में ये सिखाई जाती थी, गुरु शिष्य के परंपरा के अनुसार सिखाई जाती थी। तो सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, और धीरे धीरे ये कला लुप्त होने लगी। कुछ ही गिने चुने वैद्य जो थे वो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। वास्तव में मर्म चिकित्सा ये आयुर्वेद का एक प्रकार, एक भाग है। जैसे पंचकर्म चिकित्सा होती है वैसे मर्म चिकित्सा भी आयुर्वेद का एक भाग है। और ये काफी पुरानी, यानी हजारों साल पुरानी ये पद्धति है, जिसका उल्लेख सुश्रुत संहिता में ऋषि सुश्रुत ने भी किया हुआ था, जो कि सर्जरी के जनक कहे जाते हैं। यानी हजारों साल पहले भी भारत में सर्जरी हुआ करती थी, ऋषि मुनिया करते थे। और ये किताबों में यानी शास्त्रों में उसका उल्लेख है। और कोई भी चीज जब भी लिखी जाती है तो उसकी प्रैक्टिस तो उसके पहले से चली आती है, और उसके बाद में फिर वो चीज डॉक्यूमेंटेड होती है। यानी हजारों सालों से भारत में ये परंपराएं चलती हैं, जिसमें मर्म चिकित्सा उसका एक भाग है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि मर्म स्थान पे घाव करना। तो मर्म जो होते हैं वो हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, प्राण बिंदु जिसको हम कह सकते हैं, एनर्जी सेंटर्स। और वो काफी डेलिकेट होते हैं। तो मर्म यानी रहस्य, सीक्रेट, और एसेंस जो पूरा सार होता है, तो उसको मर्म कहा जाता है। और मर्म चिकित्सा में मर्म बिंदु के ऊपर उपचार करके बीमारी को ठीक करने की विधि की जाती है।
लेकिन मर्म चिकित्सा ये केवल बीमारी को ठीक करने के लिए काम में नहीं आती है, बीमारी से बचने के लिए भी काम में आती है। यानी इसका इस्तेमाल हम लोग प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं, वेलनेस के लिए कर सकते हैं, इम्यूनिटी के लिए कर सकते हैं, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए कर सकते हैं, और हमारे प्रकृति अच्छी रहे इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने, वेदों ने कहा है कि हमारा शरीर जो बना हुआ है वो 80 से 100 साल तक निरोगी रहने के हिसाब से उसका सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ है। और पहले के लोग 80 से 100 साल तक निरोगी आयुष्य जीते थे और अच्छी तरीके से जिंदगी के लुत्फ उठाते थे। लेकिन आजकल बीमारियां बढ़ते जा रही है, दिन ब दिन मेडिकल सर्विसेज बढ़ रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा रफ्तार से बीमारियां बढ़ रही है। कोई बता सकता है हमारी बीमारियों बढ़ने की वजह क्या क्या हो सकती है? आजकल क्यों ज्यादा बीमारियां देखने मिलती हैं? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी आपको वजह वाजिब लगे। आजकल देखते हैं हम लोग कई सारी बीमारियां आ रही है, जो बीमारियों के पहले नाम भी नहीं सुना हो करते थे, वो बीमारियां भी आजकल हमें सुनने में आती है, देखने में आती है। क्या क्या वजह हो सकती है बीमारियों की? खान पान, यस, आलस्यपन, बराबर है। फास्ट फूड, राइट। जब भी हम पैदा हुए थे, जब भी हमारा जन्म हुआ था, तभी हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, कोई रोग नहीं था, राइट। प्राणायाम ना करना, यानी जब बच्चे पैदा होते हैं, अभी का तो बोल नहीं सकते, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो हम लोग जब भी पैदा होते थे तो निरोगी होते हैं। लेकिन बाद में फिर बीमारियां आती जाती हैं, शरीर में बदलाव आते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे कुछ हद तक हम जिम्मेदार हैं बीमारियों को इनवाइट करने के लिए। अभी जो जो वजह हमें बताई जाती है, ये वजह अभी आपने जो बताई, वो कहीं ना कहीं पे हमारे मन की बात रिफ्लेक्ट कर रहा है, या कहीं ना कहीं हम अपने आप को उसके साथ में जोड़ सकते हैं कि या तो लाइफ पैटर्न बराबर नहीं है, या तो फिर आलस्यपन है, यानी लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मानसिक तनाव बढ़ते जा रहा है, खाने पीने में बदलाव आ गए हैं, प्रदूषण है, हवा में, पानी में, सब जगह पे केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। तो कई सारी चीजें ऐसी है कि जिसकी वजह से बीमारियां आ रही है। यानी अगर हमें कोई बीमारियां आती है जिसके लिए कहीं ना कहीं पे हम लोग जिम्मेदार हैं, या हमारी लाइफ पैटर्न या खान पान के तरीके, तो फिर उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। क्योंकि बीमारी अगर हमारी लाइफस्टाइल की वजह से आई है, हमारे खान पान या रहन सहन के तरीके से आई है, तो डॉक्टर इलाज करेंगे और हम ठीक होंगे, ये कैसे पॉसिबल है? और इसी की वजह से आप देखेंगे तो दिन ब दिन मेडिकल सर्विसेज बढ़ रही है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ रही है, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं, सारे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हाईटेक हो गए हैं, लेटेस्ट दवाइयाँ आविष्कार होते रहती हैं। तो उसके बावजूद बीमारियां कम नहीं हो रही है, क्योंकि बाहर से फैसिलिटी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारा रोल है, हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव करना, हमारे खान पान में, रहन सहन में बदलाव करना, ये हम नहीं करते, तब तक हमारी बीमारियां ठीक नहीं होती है। और इसी के चलते मर्म चिकित्सा के बारे में जानकारी देना मुझे ज्यादा उचित इसके लिए लगता है कि ये ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आसान है, इस्तेमाल करने के लिए आसान है, प्रैक्टिस करने के लिए आसान है, और इसकी मदद से हम हमारी सेहत को अच्छी रख सकते हैं। और आपको ये जानकर शायद अगर पता ना हो तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के जो पॉइंट्स होते हैं, जिसमें पूरे शरीर के ऊपर एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, तो वो जो पद्धति है एक्यूप्रेशर की, वो मर्म चिकित्सा से ही प्रेरित होकर के डेवलप हुई है। यानी आप कह सकते हैं कि एक्यूप्रेशर का जनक मर्म थेरेपी है, उसके आधार पर ही बाकी वो डेवलप हुआ है। पहले के समय में भी
लोग तो बीमार होते थे, कभी ना कभी उनको कोई चोट लगती थी। पहले के समय में भी लोगों को कोई ना कोई बीमारी आती थी, कभी कोई जंतु वगैरह काट लेते थे, कभी कोई फूड पॉइजनिंग जैसी इफेक्ट होती थी। तो ऐसे में वो लोग अपना इलाज कैसे करते थे? तो तभी की जो चिकित्सा प्रणालियां थी, तभी की जो व्यवस्था थी, उसमें चार पद्धतियां मुख्य रूप से, खास करके अगर देखा जाए तो तीन पद्धतियां सबसे ज्यादा प्रचलित थी, बाद में चौथी डेवलप हुई। एक है अथर्वाणी। अथर्वाणी परंपरा में क्या होता था कि जो भी दर्दी होता था, जो भी पेशेंट होता था, उसे वो पर्टिकुलर जो वैद्य होते हैं उनके आश्रम में या उनका जो चिकित्सालय है वहां पे जाकर के इलाज करवाना होता था, वहां पे रुकना पड़ता था। और उनकी सारी विधियां जो हैं वो उनको ठीक करने के लिए की जाती थी, और उसके अनुसार वो लोग ठीक होते थे। तो वहां पे वो, जैसे आज के समय में हॉस्पिटल में एडमिट होकर के इलाज करते हैं, वैसे तभी आश्रम व्यवस्था थी। लेकिन आश्रम लिमिटेड हुआ करते थे, सभी लोगों को वो पॉसिबल नहीं था सभी जगह पे पहुंच पाना। और जगह भी लिमिटेड होने की वजह से बस सारे ज्यादा लोगों को समावेश करना भी मुश्किल होता था, लेकिन वो एक व्यवस्था थी जिसको अथर्वाणी सिस्टम कहते हैं। दूसरी जो सिस्टम थी वो है अंगीरासी। अंगीरासी में क्या होता है कि दर्दी को स्पर्श करके या दबाव दे करके चिकित्सा की जाती है, जैसे हम एक्यूप्रेशर में करते हैं, मर्म में करते हैं। तो शरीर के हिस्सों के ऊपर दबाव दे करके या मसाज करके या स्पर्श करके बीमारी को ठीक करने की प्रक्रिया को अंगिरासी कहा जाता था। और एक व्यवस्था होती थी जिसको देवी पद्धति कहते थे, जो पंच महाभूतों के ऊपर आधारित थी, 5 एलिमेंट्स से रिलेटेड थी। तो जो 5 एलिमेंट्स हैं, फायर, एयर, स्पेस, अर्थ एंड वाटर, यानी अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, ये पंच महाभूतों की मदद से इलाज किया जाता था। 5 एलिमेंट्स थियरी जिसको हम कहते हैं, अभी के समय में हम उसको नेचुरोपैथी के नाम से जानते हैं। तो मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब मर्जों की यही दवा, यानी सारी बीमारियों का इलाज केवल इन पद्धतियों से, जिसमें मड थेरेपी होता है, वाटर थेरेपी होता है, फास्टिंग होता है, प्राणायाम होता है, सनबाथ होता है। ऐसी अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल करके बीमारी को ठीक किया जाता था, जिसको देवी प्रथा कहा जाता था या देवी चिकित्सा पद्धति कहा जाता था। उसके बाद में जो डेवलप हुई वो है मनुष्य चिकित्सा प्रणाली। तो मनुष्य में सबसे पुरानी कहो तो तभी जो प्रचलित थी वो केवल आयुर्वेद थी। आयुर्वेद 5,000 साल से भी पुरानी थेरेपी है, काफी अ, हजारों सालों से उसका इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद में अभी जो आयुर्वेद को सिस्टेमेटिक जो किया गया है वो आखिरी 60-65 सालों में, जिसका प्रॉपर कोर्स होता है, जिसका एग्जाम वगैरह होता है, तो ये सारी व्यवस्था अभी आखिरी कुछ सालों में हुई है। लेकिन आयुर्वेद का इस्तेमाल भारत में हजारों सालों से किया जा रहा है। आज भी गांव खेड़ों में पुराने वेदराज होते हैं जिन्होंने परंपरा के अनुसार वो लोग आयुर्वेद का इलाज करते हैं, आयुर्वेद की पद्धति से ही इलाज करते हैं। होम्योपैथी, एलोपैथी, ये सब आखिरी 350-400 साल में डेवलप हुई पद्धतियां। लेकिन आज सबसे ज्यादा प्रचलित है एलोपैथी। आज छोटे बच्चे से लेकर के बड़े लोगों तक सब लोगों को एलोपैथी के बारे में जानकारी है, दवाइयों के नाम पता होते हैं। कुछ भी तकलीफ हो गई तो तुरंत मेडिकल स्टोर में जाकर के हम लोग दवाइयाँ ले लेते हैं। तो ज्यादा प्रचलन एलोपैथी का है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो केवल बीमारी को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक करने का काम नहीं करती है। आप देखोगे तो आज आपने दवाई ली तो आज आपका शुगर बीपी नॉर्मल है, अगर 2-4 दिन आप दवाई छोड़ दो आपका शुगर बढ़ जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा। यानी वो केवल टेम्पररी मेंटेनेंस के लिए काम में आता है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी ट्रीटमेंट करने के बाद में, कुछ कोर्स करने के बाद में वो बीमारी ठीक हो जानी चाहिए, फिर बिना दवाई के भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, उसको इलाज कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे पूरा इलाज क्यों नहीं होता, उसकी एक वजह यह है कि वहां पे बीमारी की जड़ को नहीं देखा जाता है, बीमारी के लक्षणों को देखा जाता है। जब तक आप बीमारी की जड़ को ठीक नहीं करेंगे बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी। तो बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए आयुर्वेद, और जिसमें मर्म चिकित्सा एक महत्वपूर्ण, उसकी एक पद्धति है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी की जड़ को ठीक करता है। मर्म चिकित्सा के अनुसार हमारे शरीर में जो प्राण बहते हैं, हम लोग कहते हैं ना हम लोग जिंदा हैं, क्यों जिंदा है? क्योंकि हमारे शरीर में प्राण है। हमारी सांसें चल रही है क्योंकि प्राण है।
तो ये जो प्राण शक्ति है, ये प्राण शक्ति को अगर एक्टिवेट किया जाए, ये प्राण शक्ति की रुकावट को दूर किया जाए, तो बीमारी ठीक की जा सकती है। एलोपैथी या मॉडर्न साइंस है वो साइंस ऑफ इलनेस है, मतलब बीमारी आने के बाद में ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई तकलीफ, अगर किसी इंसान को कोई बीमारी नहीं है लेकिन बीमारी आने की संभावना है, लेकिन वो एडवांस में एलोपैथी दवाइयां नहीं ले सकते। जैसे अगर अभी बारिश, गर्मी का मौसम चल रहा है, किसी को अगर एसिडिटी की शिकायत हो जाती है या फिर पित्त बढ़ जाता है या माइग्रेन की शिकायत हो जाती है हमेशा, उसको पता है कि समर में मुझे होता है, लेकिन अभी ये समर में मुझे नहीं होना चाहिए, तो मैं एडवांस में कोई दवाई नहीं ले सकता हूँ। हाँ, अगर मुझे माइग्रेन का एपिसोड आता है तो माइग्रेनिल टेबलेट में ले सकता हूँ, लेकिन बिफोर हैंड नहीं। लेकिन मर्म चिकित्सा है, एक्यूप्रेशर है, आयुर्वेद है, इसका मुख्य काम है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण, मतलब जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उसका स्वास्थ्य बनाए रखना। यानी बीमारी को तो इलाज करना है ही, बीमारी का इलाज करना तो वो उसका काम है ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो तंदुरुस्त है, जो हेल्दी है, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए उसका प्रयत्न करना। तो मर्म चिकित्सा भी उसका एक अंग है, जिसमें हम प्रिवेंशन का लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं। अभी हम आम लोगों को ऐसी समझ है कि दवाई लेने के बाद में ही बीमारी ठीक होगी। यानी अगर किसी पे को पूछा जाए कि आपको अगर तकलीफ है तो क्या होगा, आपको ठीक होना है तो कैसे करेंगे, तो बोले मैं दवाई ले लूंगा तो मुझे ठीक हो जाएगा। यानी ये हमारी एक समझ है कि अगर हम दवाई लेंगे तो ठीक होंगे, या दवाई लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। तो फिर इतने सालों से जो लोग दवाइयां ले रहे हैं डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो वो लोग अभी तक ठीक हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं होते हैं। यानी केवल दवाई लेने से बीमारी ठीक नहीं होती है, दवाई हमें सपोर्ट कर सकती है, लेकिन हमें जो ठीक होता है वो हमारे अंदरूनी सेल्फ हीलिंग स्ट्रेंथ की वजह से। हम ठीक होते हैं हमारी आंतरिक शक्ति की वजह से। तो हमारे अंदर ऐसा पावर है, हमारे अंदर ऐसी शक्ति है, जिसका इस्तेमाल करके हम हमारी बीमारी को दूर कर सकते हैं। आपने महसूस किया होगा, अगर आपको सर दर्द होता है, आप 2-3 घंटा अगर आराम कर लेते हैं तो आपका सर दर्द चला जाता है। अगर आपको बुखार आता है, एक दिन आप आराम करते तो आपका बुखार चला जाता है। यानी हमारे शरीर के अंदर ये ठीक होने की व्यवस्था है, लेकिन हम उसको मौका नहीं देते। इवन आपने अनुभव किया होगा, कभी हम लोग छोटे थे तभी, या कभी भी खेलते खेलते गिर जाते थे, या चलते चलते हमें चोट लग गई, कोई पलंग का कोना लग गया या कबाट का कोना लग गया, और तभी हमें ऐसा लगता है कि आज तो मेरा पैर, घुटना टूट गया, लगता है फ्रैक्चर हो गया होगा, इतना जोरों से दर्द होता है। लेकिन दूसरे दिन सुबह आप भूल भी जाते कि कल आपको इतनी जोरों से चोट लगी थी। कैसे होता है ये? तो हमारे शरीर में जो इंडोर्फिन नाम का द्रव्य होता है, ये पेन किलर सब्सटेंस जो नेचुरली हमारे शरीर में मौजूद है, तो वो जैसे ही दिमाग को पता चलता है कि घुटने को मार लगा है, तो वो तुरंत इंडोर्फिन को रिलीज करना शुरू कर देता है, और वो इंडोर्फिन धीरे 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 हमारा दर्द को कम कर देता है, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन हमारे पास अभी आजकल वक्त की भी कमी है और सहन शक्ति भी कमी है, धीरज की कमी है। तो क्या होता है, जैसे हमें कुछ दर्द होता है या चोट लगती है, हम तुरंत से कॉम्बीफ्लेम या कोई भी पेन किलर खा लेते हैं। जैसे ही हम पेन किलर खा लेते हैं, हमारे जो दर्द का एहसास दिमाग तक जाता था, वो दिमाग को पहुंचता नहीं है। तो दिमाग को कुछ पता नहीं चलता है कि मुझे मार लगा है, तो वो इंडोर्फिन जैसे कोई केमिकल्स को रिलीज नहीं करता, और धीरे धीरे उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। फिर हमें बार बार पेन किलर लेना पड़ता है। अनुभव किया है आप लोगों ने? जिनको भी रेगुलर पेन होता है, घुटने का दर्द, गर्दन का, कमर का, और जो हमेशा पेन किलर लेते हैं, तो उसको जब तक पेन किलर नहीं लेंगे उनको राहत नहीं मिलती है, क्योंकि शरीर के अंदर की जो काम करने की क्षमता थी वो कम हो गई। डायबिटीज में भी यही होता है। जो लोग दवाइयां रेगुलरली लेते हैं, तो धीरे धीरे इंसुलिन निर्माण होने का कार्य जो पेनक्रियास के द्वारा होता था, वो कम होने लगता है, और नेचुरल इंसुलिन फॉर्मेशन कम होने की वजह से मेडिसिन की डिपेंडेंसी आ जाती है। जब तक दवाई नहीं लेंगे शुगर कम नहीं होगी। कुछ सालों के बाद में वो दवाइयां काम नहीं करती है, तो फिर इंसुलिन लेना पड़ता है, और इस तरीके से दवाइयों के डोज बढ़ते जाते हैं। तो हम ये नहीं समझते कि वास्तव में दवाइयां जहां मेंटेन करना है चाहिए वहां लेना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे अंदर की ताकत को बढ़ाना, हमारी जो अंदर की सेल्फ हीलिंग सिस्टम है उसको एक्टिवेट करना, और वो हम मर्म चिकित्सा के द्वारा कर सकते हैं। तो जो हम लोगों ने कल हेड
मर्म देखे थे सर के और फेस के ऊपर कुछ मर्म देखे थे हमने। आज भी हम वो देखेंगे भी और उसका प्रैक्टिस भी करेंगे। यानी ये चीजें आप जो सीख रहे हैं वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कई सारी तकलीफों में राहत पा सकते हैं। ठीक है। तो हम अ, मर्म की शुरुआत करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ में करते रहिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, आपको पॉइंट्स भी याद रह जाए और ये एक सिस्टम बन जाए। तो आप हमेशा अपने को या अपने घर के लोगों को भी इसके बारे में बता सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेडी है आप सब लोग? सबसे पहले हम लोगों ने देखा था अधिपति मर्म, जो कि शिखा पे होता है। जहाँ पे पंडित जी चोटी बांधते हैं तो वो जो एरिया है वो शिखा जो है वहां पे अ, अधिपति मर्म होता है। अधिपति यानी राजा, तो ये सबका राजा है ये मर्म। 5 उंगली को समान रूप से मतलब इस तरीके से इकट्ठा करके यहाँ पीछे जो चोटी का हिस्सा है, या दूसरा तरीका है कि इस तरीके से हम अगर एक वेत अगर लेते हैं और उसके 4 उंगली पीछे, तो बराबर हमारी शिखा जहाँ पे आती है वहां पे ये पॉइंट होता है। वहां पे 5 उंगली से हमें यहाँ पे प्रेस करना है। कितना दबाव देना है? जितना बर्दाश्त हो सके, बहुत ज्यादा जोर से दबाव देने की जरूरत नहीं है। जितना बर्दाश्त कर सके उतना ही दबाव देना है। और जितना भी मतलब अगर हम सेल्फ केयर के लिए ले रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अगर दबाव देना है तो 5 से 7 बार हमें मर्म बिंदु दबाने हैं। और अगर कोई बीमारी के लिए इलाज कर रहे हैं, यानी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो है, ये एक सेल्फ केयर है जो कि हेल्दी रहने के लिए है। लेकिन अगर कोई बीमारी के लिए कर रहे हैं तो 15 से 17 बार हमें दबाव देना है। दबाव जितना बर्दाश्त हो उतना ही देना है। दबाव 1 सेकंड से कम यानी 0.8 सेकंड तक हमें दबाव देना है। यानी दबाव देना है, रिलीज करना है, दबाव देना है, रिलीज करना है। इस तरीके से हमें करना है। और दबाव देते, सांस छोड़ते वक्त हमें दबाव देना है। ये आपको ख्याल ख्याल में रखना है कि जब भी हम दबाव देंगे तो पहले हम नॉर्मल सांस लेंगे और छोड़ते वक्त में दबाव देंगे, नॉर्मल सांस लेंगे, छोड़ते वक्त दबाव देंगे। इस तरीके से उसकी विधि है। प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना है। और जो मेंस्ट्रुअल्स में है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनका चल रहा है, मासिक में बैठे हैं, उनको नहीं दबाव देना है। फीवर ज्यादा है, तेज फीवर है, तभी नहीं करना है। ज्यादा हाई बीपी लो बीपी का फ्लक्चुएशन है तभी नहीं करना है। अचानक सडनली जब बढ़ जाता है तो रेगुलर प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं। उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बताए जाते हैं, तो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। लेकिन खास करके प्रेगनेंसी में, मेंसेस में इसका इस्तेमाल नहीं करना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 5 उंगली से शिखा का जो पॉइंट है वहां पे हम दबाव देंगे। आप आराम से, जितना आपको प्रेशर बर्दाश्त होता है उतना है, बहुत ज्यादा जोर से दबाव देने की भी जरूरत नहीं है। जेंटल प्रेशर देना है। प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हर एक बिंदु के ऊपर 7 बार दबाव देंगे, क्योंकि हम अभी वेलनेस के लिए, मेंटेनेंस के लिए कर रहे हैं, कोई बीमारी के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में बेस ऑफ द नोज, ये जो एलेनेजाई है यहाँ पे, ये नोस्ट्रिल के बेस में, इसको फणा मर्म कहते हैं। ये अधिपति, ये फणा। फणा मर्म जो है, जैसे नाक की फन होती है, तो हमारा अगर नाक का शेप देखेंगे तो हमारे नाक का शेप भी नाक की फन जैसा होता है। तो नागराज जो होते हैं उसकी फन कैसी होती है, वैसा इसका शेप है। इसके लिए इसको फणा मर्म कहते हैं, जो आपको याद रह जाएगा। ये बेस के ऊपर हमें दबाव देना है 7 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये मर्म काम में आता है सेंस ऑफ स्मेल के लिए, सूंघने की क्षमता बढ़ाने के लिए काम में आता है। यानी जिनको भी अगर सूंघने की तकलीफ है, नाक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये मर्म काम में आता है, फणा मर्म। उसके बाद में है श्रृंगाटक। अधिपति, फणा, श्रृंगाटक। तो श्रृंगाटक कहाँ पे है? तो साइड में, यानी हमारी जो नाक
आंखों का अंदर का जो पॉइंट है, आईब्रो जहाँ से अपना इनर लीड जहाँ पे शुरू होती है, और ये नाक की हड्डी, उसके बीच का जो पोर्शन है वहां पे श्रृंगाटक मर्म है। तो ये मर्म के ऊपर हम लोग दबाव दे सकते हैं। 7 बार दबाव देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये श्रृंगाटक मर्म है। श्रृंगाटक मर्म के बाद में ये हमारा जो आईब्रो खत्म होता है। आईब्रो खत्म होने के बाद में आप देखेंगे तो वो हड्डी की किनारी जो है, उसके पीछे आपको एक खड्डा जैसा महसूस होता है, एक डीप डिप्रेशन जैसा महसूस होता है हड्डी के पीछे, जिसको अपांग मर्म कहते हैं। तो ये मर्म के ऊपर आपको दबाव देना है 7 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आंखों की रोशनी के लिए काम में आता है। आईसाइट से रिलेटेड इश्यूज होंगे तो उसके लिए ये मर्म काम में आता है, अपांग। मैंने कल बताया था, पहले के समय में सेंटीमीटर या इंच इस तरीके से मेजरमेंट के यूनिट नहीं होते थे। तभी जो यूनिवर्सल मेजरमेंट यूनिट होता था वो अंगुली माप का होता था, फिंगर डिस्टेंस, फिंगर विड्थ। तो उसका एक मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था कि हमारा, अगर आप रिस्ट जॉइंट से लेकर के एल्बो तक का अंतर अगर आप देखेंगे तो वो 12 उंगली है, यानी 12 फिंगर विड्थ के जितना हमारा डिस्टेंस एल्बो टू रिस्ट का है। तो सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, आप अपना चेक करके देखिए। रिस्ट जॉइंट से लेकर के आप शुरू कीजिए, ये 4 उंगली, उसके बाजू में दूसरी 4 उंगली, तीसरी 4 उंगली, यानी आपके एल्बो तक का, रिस्ट से एल्बो तक का अंतर जो है वो 12 फिंगर का विड्थ का होता है। सर से लेकर के पांव तक का डिस्टेंस 84 फिंगर्स का है। यानी ये स्टैंडर्ड माप है। अगर छोटा बच्चा भी है तो उसका भी ये इतना डिस्टेंस उसकी 12 उंगली के बराबर ही होगा। तो ये उंगली माप जो होता है वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी वो इंडिविजुअल, तो वो कभी बदल नहीं सकता है। आपका जो 12 उंगली है, आपका भी ये अंतर 12 उंगली रहेगा, मेरा भी ये अंतर 12 उंगली रहेगा, लेकिन ये मेरी 12 उंगली के अनुसार। तो ये स्टैंडर्ड माप होता था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो अपांग जो है मर्म, वो उसके 2 उंगली पीछे और 1 उंगली ऊपर आवर्त मर्म है। और अगर आप वहां पे देखोगे मुंह खोल बंद करके तो वो जंक्शन है वहां पे, यहाँ के जबड़े के और फोrehead के वगैरह बोन्स का वो जंक्शन है, संधि है। आप वहां पे मूवमेंट करेंगे, मुंह खोल बंद करेंगे तो आपको वहां पे मूवमेंट का एहसास होता है, वो आवर्त बिंदु है। तो ये आवर्त बिंदु के ऊपर हम, आवर्त मर्म के ऊपर हम लोग दबाव देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद का जो मर्म है वो है विदुर मर्म। विदुर मर्म कान के पीछे है। तो कान के पीछे जो कर्वेचर है, बोन है, हड्डी जो, हड्डी खत्म होकर एक खड्डा जैसा महसूस होता है और बाद में ये कार्टिलेज आपको फील होता है कान का। तो अगर आप अंगूठे से आधा अंगूठा आप हड्डी के ऊपर रखो तो आधा अंगूठा आपका कार्टिलेज के ऊपर आता है, और जब प्रेस करते हैं तो जैसे कान बंद होता है ऐसा एहसास होता है। तो यहाँ पे ये विदुर मर्म। तो विदुर मर्म को हम प्रेस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। विदुर मर्म कानों से जुड़ी हुई शिकायतों के लिए काम में आता है। ये अभी तक हम लोगों ने सर के ऊपर जो चेहरे के ऊपर के जो मर्म बिंदु देखे हैं, ये पांचों हमारी जो सेंसेस हैं उससे रिलेटेड है। कोई टेस्ट के लिए काम में आता है, कोई साइट के लिए काम में आता है, कोई हियरिंग के लिए, कोई स्मेल के लिए। तो ये सब अलग अलग उसके बेनिफिट है। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों से हमारे जो सेंस ऑर्गन है उससे कनेक्टेड है ये पांचों मर्म। उसके बाद में सेंटर में है स्थपनी मर्म। आप देखेंगे तो दो आईब्रो के बीच में
हड्डी है, हड्डी से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको वहां पे भी एक डिप्रेशन जैसा फील होगा। यानी ये हड्डी आप देखेंगे तो हड्डी उपसी हुई है, और हड्डी से जरा ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा खड्डा जैसा महसूस होता है, वहां पे स्थपनी मर्म है। लेकिन स्थपनी मर्म देने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी उंगलियों को इस तरीके से जोड़ लेते हैं, दोनों अंगूठे को इकट्ठा कर लेते हैं, और ये जो अंगूठे का जॉइंट है उसको फोrehead पे रख करके हम उसको प्रेस करते हैं इस तरीके से। ये भी हमें 7 बार करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जब भी बिंदी लगाते थे या तिलक लगाते थे तो इस तरीके से लगाते थे, यानी वो मर्म को एक्टिवेट करते हुए, या इवन अगर यहाँ पे भी बिंदी लगाई जाती है तो वो मर्म को एक्टिवेशन होता है। तो ये मर्म एक्टिवेट होने की वजह से, स्तपनी मर्म है वो मेंटल बैलेंस के लिए काम में आता है, पीसफुलनेस के लिए काम में आता है, कामनेस के लिए काम में आता है। इसके लिए भारतीय परंपरा में आप देखेंगे तो हर एक इसमें अलग अलग तरीके से तिलक लगाने का प्रावधान है। कोई चंदन से लगाता है, तो कोई सिंदूर लगाता है, तो अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन उसका इंटेंशन एक तो यहाँ पे मानसिक संतुलन को बनाए रखना है, दूसरा यहाँ पे पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाने के लिए काम में आता है। तो इसको स्टिमुलेट करने की वजह से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो हमारे यहाँ पे ये सारी व्यवस्था हमारे रिचुअल्स में इनबिल्ट ऐड कर दी गई थी। हाँ, खाने के बाद में आप 1.5-2 घंटे के बाद में कर सकते हैं। नॉर्मली कोई भी हीलिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल आपको खाना खाने के बाद करना है तो वो 2 घंटे के बाद में आप कीजिए, क्योंकि पहले 2 से 4 घंटे हमारे स्टमक को यानी जठर को रक्त प्रवाह की जरूरत होती है, ब्लड सर्कुलेशन की ज्यादा जरूरत होती है। जब हम दूसरी जगह पे वो ब्लड डाइवर्ट कर देते तो वहां का कम हो जाता है। जैसे अगर हम समझो यहाँ पे स्टिमुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, या यहाँ पे हम मर्म दबा रहे हैं, तो यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट हो जाएगा। अभी ये ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे एक्टिवेट हुआ तो कहीं पे कम होगा तभी दूसरी जगह बढ़ेगा। जबकि पाचन के लिए खाना खाने के बाद में जठर को सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत होती है। तो इसके लिए हमें अवॉइड करना है खाना खाने के तुरंत बाद कोई भी ट्रीटमेंट। अब देखो, एक्यूप्रेशर हो, योगा हो, एक्सरसाइज हो, कोई भी एक्टिविटी करनी है तो खाना खाने के तुरंत बाद अवॉइड की जाती है। इनफैक्ट आयुर्वेद में कहा है दोपहर को खाना खाने के बाद में वाम कुक्षी करना है। वाम कुक्षी यानी आपके लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे सोना है, आपकी जो लेफ्ट साइड है वो नीचे रहेगी, और इस तरीके से आप सोएंगे, क्योंकि हमारा स्टमक लेफ्ट साइड में है। तो जब हम लेफ्ट साइड नीचे रख करके सोते हैं तो ब्लड फ्लो पूरा लेफ्ट साइड की ओर बढ़ता है, जिसकी वजह से खाना अच्छे से हजम हो सकता है, डाइजेस्ट फास्ट होता है। और रात को खाना खाने के बाद में शतपावली बोला गया है, शतपावली यानी 100 कदम चलना। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों को वो पूरा सिटी दर्शन करके आते हैं, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप खाना खाने के बाद में आधा 1 घंटे तक चलते रहते हैं तो वो आपका हेल्थ अच्छा नहीं बनाएगा, आपका हेल्थ खराब करेगा। क्योंकि खाना खाने के बाद में केवल 100 कदम चलना ही रात को एडवाइजेबल है। उसके बाद में आपको ज्यादा चलना नहीं, क्योंकि उसके बाद पाचन को वक्त लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन पाचन की ओर बढ़ना चाहिए। सूर्यास्त के बाद में जठर का जो कमल है वो सिकुड़ जाता है, यानी हमारे जठराग्नि जो है वो शांत हो जाती है, पाचक रस जो है, डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। तो खाना खाने का जो वक्त, मतलब हजम होने का जो वक्त है वो काफी बढ़ जाता है। नॉर्मली अगर 2 से 4 घंटा अगर डाइजेशन पर टाइम लगता होगा, तो रात को अगर आप सनसेट के बाद में खाते हैं, तुरंत भी खा लेते हैं तो 4 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन जो लोग 9 बजे 10 बजे खाते हैं उनके डाइजेशन को 8 से 12 घंटे लग जाते हैं। और उसके बाद तो हमें सोना होता है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो वो खाना अंदर ही अंदर फर्मेंटेड होने लगता है, सड़ने लगता है। और फिर बाद में हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, पेट छूट जाता है, गैस बढ़ जाती है, सर भारी लगता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ये सारे इश्यू शुरू होते हैं। आप देखेंगे तो हमारे पहले की जो खाने पीने की और रहन सहन की व्यवस्था थी उसके अनुसार शाम को सूर्यास्त के आसपास खाना खा लिया करते थे लोग। और एक वजह यह भी थी कि तभी लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो उसके अनुसार भी वो खाना जल्दी होता था, बट वो साइंटिफिक भी था। आज भी कई सारे लोग टाइम पे शाम को खाना खा लेते हैं, इवन लेबर क्लास जो है वो शाम को 7 बजे के आसपास खाना खा लेता है, और इसी के लिए वो हेल्दी है। उनका किसी का पेट छूटा हुआ नहीं है,
किसी को डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, माइग्रेन, एसिडिटी की शिकायत नहीं है, तो अगर आप भी जल्दी खाना खा लेते हैं तो वो सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन जो लोग खाना खाने के बाद चलते हैं तो केवल 100 कदम चलना है रात के खाने के बाद में, उसके बाद ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है। बाद में आप बैठिए, खाना डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ज्यादा चलेंगे तो ज्यादा डाइजेशन नहीं होने वाला है, ज्यादा चलेंगे तो डाइजेशन खराब होने वाला है, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो एक्टिवेट हो जाएगा सब जगह पे। तो पेट की और ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, और पेट की और कम हो गया तो डाइजेशन आपका और भी डिले हो जाएगा। तो सिटी की फास्ट लाइफ में दिन भर लोगों को टाइम नहीं है, तो रात को खाना खा के टहलने निकलते हैं और एक एक घंटे तक वॉक करते हैं, तो वो इंजूरियस है, नॉन हेल्दी है। ये प्रैक्टिस आप ध्यान में रखिएगा। आउट ऑफ द लाइन में कुछ बातें बता रहा हूँ, लेकिन जो सेहत के लिए जरूरी है और मुझे क्लिक होता है तो मैं शेयर कर देता हूँ, ताकि जो लोगों को पॉसिबल है और जो लोगों को समझ में आ जाता है वो लोग उसका इस्तेमाल करें, तो अपनी सेहत और भी अच्छी रहेगी। ठीक है। तो ये सारे जो मर्म हैं, तो ये मर्म आप हमेशा कर सकते हैं, ये आपकी सेहत के लिए। अभी ये जो मर्म हमने देखे, ये मल्टीपर्पज बेनिफिट है इसके। ये आपको नींद अच्छी लाएंगे, सर दर्द वगैरह की, जिसको भी माइग्रेन की, सर दर्द की या साइनस की वगैरह शिकायत होगी तो वो धीरे धीरे कम होते जाएगी। आंखों से जुड़ी हुई शिकायत होगी तो उसमें फायदा होगा, कान से जुड़ी शिकायत होगी तो उससे फायदा होगा, टेस्ट से जुड़ी शिकायत होगी उससे फायदा होगा, स्मेल से जुड़ी शिकायत के लिए फायदा होगा, फेस से रिलेटेड कोई भी इश्यू होगा तो उसके लिए काम में आएगा, सर दर्द से रिलेटेड या हेडेक से या ब्रेन और माइंड से रिलेटेड, यानी अगर एंजाइटी बहुत ज्यादा है, चिंता फिक्र हो रही है, डिप्रेशन है, गुस्सा आ जाता है, रोना आ जाता है, मूड स्विंग्स है, फ्लक्चुएशंस है, उसके लिए भी ये काम में आएगा। उसके लिए आपको और एक मर्म मैं बताता हूँ जिसको बोलते हैं सीमंत मर्म। पहले आपने देखा होगा कि पहले की स्त्रियां जो थी वो लोग पूरा सिंदूर लगाते थे यहाँ से यहाँ तक। अभी वक्त बदलते गया है तो अभी तो बिंदी भी लोग नहीं लगाते, सिंदूर की तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे थोड़ा सा लिपस्टिक का टीका लगा देते हैं सिंबल के। जब भी तिलक लगाया जाता है, मतलब सिंदूर लगाया जाता है, तो वो माइंड को बैलेंस करता है, क्योंकि फीमेल्स को मल्टीटास्क करना होता है, कई सारी जगह पर एक साथ में ध्यान देना होता है। आजकल सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। आजकल आपके पास में वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है, काम वाली बाई आती है, मॉब है, वैक्यूम क्लीनर है, बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है। तो अभी आपको उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पहले ये सारा काम अकेले ही मैनेज करना होता था, तो उनको कई सारी जगह पे खाना भी बनाना है, पानी भरने भी जाना है, अगर जानवर है तो उसका भी का ध्यान रखना है, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती थी, तो मल्टीटास्किंग होते थे। लेकिन सिंदूर की वजह से उनका माइंड कूल और काम होता था, जिसकी वजह से वो सारे मल्टीटास्क बैलेंस कंडीशन में मेंटेन कर सकते थे। आजकल आप देखो फीमेल्स में जितना डिप्रेशन है, जितना एंजाइटी है, मूड्स वेरिएशन है, उतना अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को देखेंगे तो वो लोग कूल लगते हैं, क्योंकि जो हमारे परंपरा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार रिचुअल्स करते हैं, जैसे बिंदी लगाना, तो ये भी आपके दिमाग को शांत कर देता है। आजकल छोटी छोटी बात में झगड़ा हो जाना, छोटी छोटी बात में या तो सुसाइड कर देना, या सामने वाले को मार देना, या घर छोड़ के चला जाना, ये बहुत ही कॉमनली सुनने को आता है, क्योंकि धीरज कम हो गई, सहन शक्ति कम हो गई, क्योंकि मेंटल बैलेंस कम हो गया, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव ज्यादा हो गया। अभी जीन्स और टी शर्ट पहनते तो उसके साथ में बिंदी अच्छी नहीं लगती है, तो बिंदी पहनना कम कर दिया। तो ये सारे जो मर्मा पॉइंट्स का हमारा रिचुअल्स में बेनिफिट मिलता था हमें, तो वो कई सारी चीजें आप देखेंगे तो हमारे रूटीन में इनबिल्ट थी। आप देखोगे तो आपको कभी भी सर दर्द होता है तो आप क्या करते हैं? दबाते हैं ना, मसाज करते हैं ऐसा, या किसी को बोलते हैं जरा यहाँ पे करके देखो, तो ये मर्मा बिंदु है, तो आपको उसका एडवांटेज मिल जाता है। तो ये अपने आप ये सारी चीजों में, परंपरा में ये सारी चीजें इन्वॉल्व थी, बिंदी लगाना, तिलक लगाना। तो यहाँ पे सीमंत मर्म है। अब ये सीमंत मर्म जो है, इसको हम दोनों हाथों की ये उंगलियों से मसाज कर सकते हैं, या मतलब प्रेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। दो मेथड में आपको बताता हूँ, एक ओपन लोटस और एक क्लोज लोटस। ओपन लोटस यानी कमल का फूल खुला हुआ है, तो वो कैसे होता है, तो उस तरीके से उसको ओपन लोटस प्रोसेस बोलते हैं।
ओपन लोटस में क्या करना है आपको, आपकी जो पांचों उंगलियां हैं वो पांच मर्मा पॉइंट्स को आपको कवर करनी होती है। तो यहाँ पे फना मर्मा है, श्रृंगाटक है, उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने अपांग और आवर्त देखा, अपांग आवर्त, और कान के पीछे विदुर। तो आप पहले विदुर, आप भी साथ में करते जाइए। विदुर पे अंगूठा रखा, फना पे उंगली, लिटिल फिंगर, श्रृंगाटक, अपांग और आवर्त। यहाँ अपांग है और यहाँ पे आवर्त है। ठीक है, रख दिया आपने इस तरीके से। अभी ये आपको, आप आंखें बंद करके प्रेस कर सकते हैं। आपको 15 बार प्रेस करना है। आंखें बंद करके हम कर रहे हैं। एक, दो, सभी उंगलियों को एक साथ में आप प्रेस कर रहे हैं, जितना आपसे बर्दाश्त हो उतना। तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 बार क्यों किया? क्योंकि मल्टीपल पॉइंट्स हम एक साथ में कवर कर रहे हैं, इसके लिए। इसको ओपन लोटस प्रोसेस बोलते हैं। क्लोज लोटस में क्या करना है, आपका जो हथेली का भाग है ये आपके अपांग और आवर्त के पास रखना है। जैसे हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ऐसा सर पकड़ के बैठते हैं ना, इस तरीके से। और ये जो चार हमारी उंगलियां हैं, इसको हमें अ, आठों इस तरीके से रखनी है। यानी हमारे जो सेंटर लाइन है, तो वो सेंटर लाइन के ऊपर हमें रखनी है, इस तरीके। अंगूठा पीछे रहेगा, अंगूठे के ऊपर प्रेशर देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये चारों उंगलियों को, अभी इसको हमें, जैसे हम कोई बलून दबा रहे हैं, तो इस तरीके से हमें इसको दबाना है। ये भी हम 15 बार करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, अभी एकदम रिलैक्स बैठ जाइए। आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए। आंखें बंद करके रिलैक्स होके बैठिए, और अपना सारा ध्यान जो है अधिपति मर्म की ओर लेके जाइए। अधिपति मर्म में आपको क्या सेंसेशन फील हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, सर्कुलेशन का क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपको क्या फील हो रहा है, क्या रियलाइज हो रहा है, उसके ऊपर आप ऑब्जर्व कीजिए। अपना सारा ध्यान आप अधिपति मर्म की ओर लेके जाइए। अधिपति मर्म से आप अपना ध्यान फणा मर्म, जो नाक के बेस में है, वहां पे लेके जाइए। वहां पे क्या बदलाव हो रहे हैं वो आप महसूस कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए, जैसा हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं वैसा ही हमें चालू रखना है, कोई और अलग से बदलाव नहीं करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखिए। अभी फणा से आपका ध्यान श्रृंगाटक मर्म पे लेके जाइए, जो कि आंख और नाक के बीच में है। तो श्रृंगाटक मर्म में आप महसूस कीजिए आपको क्या बदलाव महसूस हो रहे हैं। श्रृंगाटक मर्म से अपना ध्यान आप अपांग मर्म की ओर लेके जाइए, जो आंखों के बाहर कानपट्टी पे हम लोगों ने देखा था। तो वो अपांग मर्म की ओर अपना ध्यान सारा लेके जाइए। वहां से अपना सारा ध्यान आप उसके ऊपर आवर्त, जो मर्म है उसके ऊपर लेके जाइए। क्या महसूस हो रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं वो आप महसूस कीजिए। उसके बाद अपना सारा ध्यान जो है आप विदुर मर्म की ओर लेके जाइए, कान के पीछे। विदुर मर्म कान के पीछे है, वहां पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, वहां के बदलाव आप महसूस कीजिए। वहां से आप आपका सारा ध्यान स्थपनी मर्म, जो दो आईब्रो के बीच में बिंदी की जगह पर है, तो स्थपनी मर्म पर केंद्रित कीजिए, और एकाग्रता रखिए वहां पे। आपको कैसा लगता है, कितना रिलैक्स हो रहा है, आप महसूस कीजिए। वहां से ऊपर सीमंत मर्म, जो सिंदूर लगाया जाता है मांग में, वो जो एरिया है, वो सीमंत मर्म की ओर अपना ध्यान सारा केंद्रित कीजिए। अपने सर में होने वाले बदलाव को महसूस कीजिए, क्या आपको फील होता है वो आप नोट कीजिए।
नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखिए। अब आपका सारा ध्यान आप मूलाधार चक्र यानी बेस ऑफ द स्पाइन, आपकी जो रीढ़ की हड्डी का बेस जो है गुदा मार्ग के पास, वहां पे आप अपना सारा ध्यान लेके जाइए। वहां से आप अपना सारा ध्यान स्पाइन के जरिए ऊपर आते हुए अधिपति मर्म की ओर लेके जाइए। और आपका ब्रीदिंग, जैसे आप हाथ की हथेली और पैरों के पंजे से सांस छोड़ रहे हैं ऐसा महसूस कीजिए। मूलाधार चक्र से आप ऊपर आते हुए अधिपति मर्म की ओर गए, और वहां से फिर अपना सांस आप आपके हाथों के पंजे और पैर के पंजे के से छूट रहे हैं ऐसा महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे अपनी सहूलियत के अनुसार अपनी आंखें खोल सकते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन ओपन योर आईज। कुछ महसूस हो रहा है आपको? कैसा लग रहा है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये प्रोसेस करने से आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? जिन्होंने किया है उनको अनुभव होगा। हमने केवल ये 1 या 2 मिनट ही किया है, लेकिन ये करने से काफी रिलैक्सेशन महसूस होता है। जिनको भी अनिद्रा की शिकायत है, नींद नहीं आती हो, उनको नींद अच्छी आने लगती है। मानसिक तनाव हो तो वो तनाव कम हो जाता है, डिप्रेशन कम हो जाता है, एंजाइटी कम हो जाती है, रिलैक्सेशन फील होता है। थैंक यू। अभी जिनको भी हाई बीपी या लो बीपी का प्रॉब्लम है तो उनको अधिपति मर्म को स्टिमुलेट करना होता है 15 से 17 बार। और उसके बाद दोनों हाथों के ताल हृदय, ये मर्म को ताल हृदय कहते हैं, यह हृदय से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है, हथेली के मध्य भाग में। तो ये हार्ट के लिए काफी इफेक्टिव है, तो जो रूटीन में हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेस करने के लिए, हार्ट से संबंधित है, इसके लिए इसको ताल हृदय कहते हैं क्योंकि ये तलबे में है। और ये हाथ के तलबे में और पैरों के तलबे में भी है। थैंक यू वेरी मच रविंद्र जी। तो ये तल हृदय मर्म है जिसका इस्तेमाल हम लोग रिलैक्सेशन के लिए भी कर सकते हैं, हार्ट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको हार्ट इश्यूज है तो हार्ट स्ट्रेंथनिंग के लिए ये काम में आता है। ऐसे कुल मिलाकर के 107 मर्म बिंदु हैं जो हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स हैं। तो जैसे हमें 7 चक्रों के बारे में पता है कि 7 मेन एनर्जी सेंटर्स हैं, तो वैसे ये 107 एनर्जी सेंटर्स है, 107 मर्मा पॉइंट्स, जो कि एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। और ये सारे अलग अलग ऑर्गन से कनेक्टेड हैं, सारे सारे अलग अलग हीलिंग एनर्जी प्रदान करते हैं। तो केवल उसको इलाज करके हम कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये मर्मा बिंदु इतने डेलिकेट होते हैं, जैसे कल मैंने बताया था कि अगर उसके ऊपर इंजुरी होती है, जैसे मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे वगैरह में आपने देखा होगा, पंच मारते हैं, या तो हिंदुस्तानी पिक्चर आया था कमल हसन का, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो पर्टिकुलर पोजीशन में या पर्टिकुलर तरीके से पंच मारता है या किक मारता है तो वो इंसान या तो लूला हो जाता है या बेहोश हो जाता है। तो ये मर्म बिंदु में अलग अलग उसका कैटेगराइजेशन है। कुछ मर्म बिंदु के ऊपर चोट लगने से 24 घंटे में मौत हो जाती है, कुछ मर्म बिंदु के ऊपर चोट लगने से 7 दिन में, कुछ मर्म बिंदु के ऊपर चोट लगने से 1.5 महीना लगता है, कुछ मर्म बिंदु कुछ डिलेड प्रोसेस में नुकसान पहुंचाते हैं या परमानेंट अपाहिज बना देते हैं। उसी तरीके से उन मर्म बिंदुओं के ऊपर प्रॉपरली अगर इलाज किया जाए तो बीमारी ठीक होती है। इसके लिए कई बार हम लोग देखते हैं ना कि एक्सीडेंट्स के बाद में कई सारे लोग अपाहिज हो जाते हैं या बहुत मेजर इंजरी, मतलब उनको लॉन्ग टर्म तक बेड रिडन रहते हैं अगर मर्मा डैमेज हो जाते हैं तो। और वही मर्मा को अगर प्रॉपरली अगर हैंडल करके अगर हम इलाज करते हैं तो वो हमें नई जिंदगी भी दे सकते हैं। इतनी ताकत हमारे मर्म बिंदुओं में है। तो उसका अगर हम लोग प्रॉपरली इस्तेमाल करें, सीख करके उसका इस्तेमाल करें, तो हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं।
आप में से कितने लोगों को इंटरेस्ट है मर्मा सीखने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से? क्योंकि कोई भी साइंस है वो सीखने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट लगता है, थोड़ा इंटरेस्ट लगता है। ये एक दो दिन में, एक दो घंटे में सीखने की प्रक्रिया नहीं है। तो आप में से कितने लोगों को वास्तव में सीखने की इच्छा है कि हमें मर्म सीखना चाहिए? और इसमें आपको कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। हार्डली आप दिन में 10 से 15 मिनट निकाल के अपने पूरे शरीर के मर्म बिंदुओं को एक्टिवेट कर सकते हैं। मर्म बिंदु हाथ के ऊपर भी होते हैं, पूरे हाथ के ऊपर है, पैरों के ऊपर है, पेट के ऊपर है, छाती के ऊपर है, बैक के ऊपर है, नेक के ऊपर है। ऐसे कुल मिलाकर के 107 मर्म बिंदु होते हैं। और वो बिंदु सीख करके हम उसका रेगुलरली इलाज कर सकते हैं, या बीमारी के अनुसार हम वो बिंदुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। एटलीस्ट हमारी जो भी दवाई गोली चालू है उसके साथ में भी अगर हम मर्म बिंदु का इस्तेमाल करेंगे तो दवाई गोलियों की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाएगी। कई सारे लोगों का ये अनुभव होता है कि रेगुलर करने की वजह से उनके दवाइयों के डोसेज कम होते जाते हैं। तो ये दवाइयाँ कम करने के लिए भी काम में आएंगे, आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी काम में आएंगे। तो आप लोगों में से किसी को इंटरेस्ट है सीखने के लिए तो फिर मैं आगे का प्रोग्राम, वर्कशॉप जो है उसके बारे में जानकारी दूँ। अदरवाइज हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोगों के पास में बहुत सारा वक्त होता है दुनियादारी के लिए, लोगों के लिए, लेकिन हमारे पास हमारे अपने लिए वक्त नहीं है। हमारे अपने लिए अगर हमें कुछ करना है तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन वैसे तो हम 8 घंटा ऑफिस चले जाएंगे, 4 घंटा ट्रैवलिंग करेंगे, किसी के यहाँ पे कोई फंक्शन है तो वहां पे हम जा करके कई सारा वक्त हम लोग बर्बाद कर देंगे। लेकिन जब सेहत की बात आती है तो हम थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं कि देखेंगे ठीक है, टाइम नहीं है, वक्त की कमी है। तो इस तरीके से हमारे पास में कोई ना कोई वजह होने लगती है। और ये मेरे 28 सालों का तजुर्बा है कि जहाँ कहीं पे भी हेल्थ की बात आती है ना वहाँ पे लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर कोई पार्टी की बात हो, कहीं पिकनिक की बात हो, एंटरटेनमेंट की बात होती है, खाने खजाने की बात होती है, फनफेयर की बात होती है, वहाँ पे लोगों का वेटिंग लिस्ट बढ़ते जाता है, इतना भीड़ हो जाती है। लेकिन जहाँ कहीं भी हेल्थ का लेक्चर हो, कहीं पे हेल्थ का कैंप हो, अगर वो पेड कैंप है तब तो बहुत कम लोग होते हैं, फ्री कैंप हो गए तो वहाँ बहुत सारी लाइन होती है। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम लोगों को जब तक कोई बड़ा खर्चा नहीं आता है, बड़ी बीमारी नहीं आती है, तब तक हमारी आंखें खुलती नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है जिसकी वजह से ही आजकल इतनी बड़ी अस्पतालें बन रही हैं, इतने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 5 स्टार होटल की तरह है और लाखों रुपए का मेडिकल बिल बनाती है। और हम लोगों को भी पता है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। जब तक हमारी सेहत अच्छी है हम बेफिक्र होते हैं, लेकिन जिस दिन बिगड़ जाती है फिर हमारे सारे जो भी खुशियां थी वो सारी चली जाती है। हमारी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, स्टेमिना कम हो जाता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, इकोनॉमिकल इश्यूज शुरू होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज सब शुरू हो जाते हैं जब कोई बीमारी आती है। तो सयाना इंसान वही है कि जो अपनी सेहत के बारे में पहले से सोचे। ठीक है, होने के बाद में तो कोई भी भागदौड़ करेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपको कोई बीमारी आती है तो आप डॉक्टर भी ढूंढने जाते हैं, अस्पताल भी ढूंढते हैं और इलाज भी करते हैं, लेकिन उसके बाद में हमारे पास वक्त कम होता है, या तो फिर बाद में कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें बीमारियां इरिवर्सिबल होती है, कि जो हमेशा के लिए फिर हमें दवाई गोली खाते रहना पड़ता है। तो ये ओपन लोटस क्लोज लोटस हम लोगों ने देखा था, तो उसका जो वर्कशॉप है ये शुरू होने वाला है 15 अप्रैल से, यानी नेक्स्ट संडे के बाद, यानी मंगलवार से। एवरी वीक हफ्ते में 3 दिन होगा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडेज, रात को 9:30 से 10:15।
ये टाइम इसके लिए रखा है कि जो लोग वर्किंग हैं वो लोग भी 9 सवा 9 तक घर पे आ जाते हैं, तो वो लोग भी अटेंड कर सके। फीमेल्स भी हैं तो वो लोग अपने घर का काम निपटा के अटेंड कर सके। वो हिसाब से ये टाइमिंग सुटेबल सोच के रखा है। बाकी फिर इंडिविजुअली जो भी लोग आएंगे उसके अनुसार फिर अगर पॉसिबल है तो कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन अभी एट प्रेजेंट ये 9:30 से 10:15 का टाइम मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को है। 4 वीक का ये वर्कशॉप है, जिसका रेगुलर प्राइसिंग 2,999 है। लेकिन जो स्पेशल ऑफर है उसके तहत ये 999 रुपीज इसका वर्कशॉप का प्राइसिंग है। ऐसा देखने को जाएंगे तो अगर आप एक बार होटल में चले जाते हैं तो 1,000 2,000 रुपया खर्चा हो जाता है। एक आध बार डॉक्टर के पास चले गए तो 500 से 1,000 रुपया उनका कंसल्टिंग फीस होता है, और वो एक ही बार का उस तकलीफ के लिए जब भी आप गए हैं तभी के लिए। फ्यूचर में वापस जाएंगे तो वापस करना पड़ता है, और ये जिंदगी भर का प्रोसेस होता है। जबकि यहाँ पे ये जो आप सीखेंगे ये जिंदगी भर आपके साथ में रहने वाला है, जिंदगी भर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, और ना ही केवल आपको, आपके फैमिली मेंबर्स को भी उसका फायदा हो सकता है, क्योंकि ये करने के लिए आसान है। आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी बता सकते हैं, उनको भी कोई तकलीफ है तो उसके लिए भी उनका इलाज साइमल्टेनियसली वो कर सकते हैं या प्रिवेंशन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात प्रिवेंशन है। होने के बाद तो सब लोग कुछ भागदौड़ करते हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करना, और वो भी अपने आप के लिए, तो वो कोई ज्यादा नुकसानी का सौदा नहीं है। ये अमाउंट है 999। जिन लोगों को भी अगर करने की इच्छा है तो मैं एक ग्रुप का लिंक जो सेंड करता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन ग्रुप है जिसमें केवल इंटरेस्टेड लोग होंगे, जिनको वर्कशॉप करना है वही केवल उसको ज्वाइन करें, ताकि बाकी के लोगों को डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए मैं ये कॉमन ग्रुप में नहीं डाल रहा हूँ। मैंने ग्रुप का लिंक चैट बॉक्स में शेयर किया है। सॉरी, ये पेमेंट लिंक आया है, मैं ग्रुप का लिंक भी भेज देता हूँ। जो अभी लिंक भेजा है वो पेमेंट लिंक है, और जीपे नंबर भी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। तो जिनको भी वर्कशॉप करने की इच्छा है वो, मैंने ग्रुप पर लिंक भेजा है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें पेमेंट की डिटेल्स और बाकी सारी डिटेल्स भी आएगी, और वो ग्रुप भी ओपन रहेगा, तो आप लोग जो भी पेमेंट करेंगे वो स्क्रीनशॉट उसमें भेज सकते हैं, ताकि आपको मेन ग्रुप में ऐड किया जाए। तो ये ग्रुप केवल रजिस्ट्रेशन जिन लोगों को वर्कशॉप करने की इच्छा है उनके लिए है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, बट लाइफ टाइम गाइडेंस होता है, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है, इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आपको। और मेन थिंग, एक साइंस आप सीखेंगे। ये भारत की प्राचीनतम विद्या है, लेकिन ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर हम सीख लेते हैं तो इसका बड़ा फायदा ये है कि हमें दवाई गोलियों की जरूरत कम हो जाएगी। और ना ही केवल दवाई गोली की जरूरत, हम हेल्दी लाइफ अच्छे से जी सकेंगे अगर ये एनर्जी पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं। तो मर्मा बिंदु का इस्तेमाल करके हम हमारे सारे अवयवों को तंदुरुस्त रख सकते हैं, दुरुस्त रख सकते हैं। क्योंकि बाहर के वातावरण को तो हम लोग बदलाव नहीं कर सकते। बाहर जो हवा में प्रदूषण है, या पानी में केमिकल है, या खाने पीने में केमिकल आता है, उसको तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन हम हमारी अंदर की ताकत को तो जरूर से बदल सकते हैं। जब तक हमारी अंदर की ताकत मजबूत है हमें बीमारी नहीं आती। आपने कोविड में देखा होगा, जिनकी प्रतिकार शक्ति अच्छी थी उन लोग को कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जिनकी अंदर की शक्ति कम थी वो लोग आईसीयू में चले गए, कुछ लोग दुनिया छोड़ के चले गए। तो जब हमारी अंदर की ताकत कमजोर हो जाती है तब बीमारी की ताकत बढ़ जाती है, दुश्मन की ताकत बढ़ जाती है, बैक्टीरिया वायरस की ताकत बढ़ जाती है। वैसे देखने को जाएगी तो हमारे शरीर के आसपास कितने सारे बैक्टीरिया और वायरसेस है, लेकिन हमारी प्रतिकार शक्ति जब तक अच्छी है तब तक वो हमारे शरीर के अंदर जा नहीं पाते। लेकिन जैसे ही हमारी प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है वो तुरंत से हमारे शरीर के ऊपर हमला कर देते हैं। तो इसी के चलते हमें हमारी अंदर की ताकत को मेंटेन रखना जरूरी है, और उसके लिए मर्म चिकित्सा काफी इफेक्टिव है। तो जिन लोगों को भी अपनी सेहत को अच्छी रखना है,
अपने स्वास्थ्य का रक्षण करना है, वो लोग ये साइंस जरूर से सीख सकते हैं। आप सभी लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। लेकिन जितना भी आपने सीखा है वो एटलीस्ट आप उन मर्म बिंदुओं का इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि कई सारी बीमारियां मानसिक तनाव की वजह से होती है, वर्तमान जीवन शैली की वजह से। और ये सारे मर्म बिंदु हम लोगों ने देखे, वो नींद लाने के लिए भी उत्तम है, मानसिक स्वस्थता बढ़ाने के लिए भी उत्तम है, आपके ब्रेन के एक्टिवेशन के लिए, ब्रेन सर्कुलेशन के लिए, माइंड के लिए, इमोशनल डिस्टरबेंसेस के लिए भी ये काफी इफेक्टिव है। तो जितना सीखा है उतना इस्तेमाल कीजिए। ये केवल 1 या 2 दिन का वर्कशॉप केवल आज की आपकी जानकारी के लिए नहीं है, उसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए है। आप अपना अनुभव लीजिए और उसका फायदा लीजिए। जब आपने 1-2 घंटे आपने कीमती वक्त निकाला है, तो केवल सीख करके कोई फायदा नहीं है, सीख के उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वो चीजों का आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा होता है और वो आपको दिखने लगेगा। तो जिनको भी सर दर्द की शिकायत है, माइग्रेन है, या तो अनिद्रा की शिकायत है, वो लोग जरूर से इसका इस्तेमाल करके अपना अनुभव शेयर करें ग्रुप में। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड इंटरेस्ट शोन। और जो लोग ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं उनको बाकी का इंफॉर्मेशन ग्रुप में मिलते रहेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। ग्रुप में है वो ग्रुप में बने रहिए, दूसरे अपकमिंग वेबिनार होंगे, दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशॉप्स होंगे, तो उसकी जानकारी भी आपको ग्रुप में मिलती रहेगी। तो जैसे जैसे लेक्चर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वो ग्रुप में मैसेज आएगा, तो अगर आप ग्रुप में रहेंगे तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, अलग अलग इंफॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर।